हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। ठीक है, चाहे वो एएलपी की बात करें या टेक्नीशियन की बात करें या जेई की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच आइसोटोप्स इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। किस तरह का आइसोटोप्स यूज़ होता है ट्रीटमेंट करने के लिए ग्वाइटर का। ठीक है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, सोडियम है, यूरेनियम है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आयोडीन। सुनिएगा, ग्वाइटर एक्चुअली में होता क्या है। ग्वाइटर एक्चुअली डिफिशियंसी डिजीज़ है। जो डिफिशियंसी का मतलब किसी चीज़ को हम लोग लेना चाहिए था, मतलब खाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने नहीं खाया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्वाइटर बीमारी होता है। और किसके नहीं खाने की वजह से होता है? आयोडीन की नहीं खाने की वजह से। आयोडीन अगर सही मात्रा में नहीं लेंगे हम लोग तो हम लोग को ग्वाइटर बीमारी होगा। ठीक है, एक्चुअली ग्वाइटर जो होता है वो गले में होता है। गले का एक पार्ट जो होता है, देखिएगा, ग्लैंड्स बाहर निकल आते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है गले का। ठीक है, तो उसी बीमारी को बोलते हैं हम लोग ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी कमी की वजह से? आयोडीन 131। आइसोटोप्स की बात बोला है इसलिए 131 लिखा हुआ है। ठीक है, बात करें हम लोग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट्स की बात कर रहा है ना, एंजियोस्पर्म की, उसको क्या बोला जाता है? फ्लावर है, कार्पल है, स्टेमन है, एंथर है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर आपका? खुद से दीजिए पहले। ठीक है, तो फ्लावर में ही आपका दोनों पार्ट होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। फ्लावर में ही दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल भी होता है और मेल का भी होता है। तो यहाँ पे फ्लावर ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि फीमेल का बात बोला है। ठीक है, कार्पल होगा या स्टेमन होगा या एंथर होगा? तो कार्पल ही होगा इसका आंसर, क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं या फिर गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल बोले, कार्पल बोले या गाइनोसियम बोले, लेकिन बात करें अगर मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट तो उसको बोलते हैं स्टेमन। याद रखने का तरीका है, एम ई एन आ रहा है मतलब मैन आ रहा है, स्टेमन। अगर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलता तो ये हो जाता है स्टेमन। स्टेमन का ही एक पार्ट होता है एंथर। ठीक है, और मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्टेमन बोलते हैं उसको और एक नाम है, उसको है एंड्रियोसियम। फीमेल का क्या था? गाइनोसियम, और मेल का एंड्रियोसियम। अब बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि देखना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले आते हैं फ्लावर का नीचे, देखिएगा फ्लावर को प्रोटेक्ट करने वाला जो दो तीन पत्तियां होती है जस्ट नीचे उसके। ठीक है, उसको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो सेपल्स एक्चुअली जब बड रह वो जब कली बन के रहता है फ्लावर, तो उस टाइम भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेपल्स देखिएगा, कली में के कली के बाहर में क्या रहता है, दो तीन पत्तियां उसको घेरी रहती है, उसी को बोलते हैं सेपल्स। और पेटल्स किसको बोलते हैं? जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे फूल का जो पंखुड़ियाँ हैं उसको पेटल्स बोला जाता है। उसके बाद बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला है बीच वाला, इसी का नाम देते हैं हम लोग कार्पल। कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टल बोलते हैं या गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, कार्पल का फिर तीन पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है स्टेमन। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि मैन है तो स्टेमन माने मेल पार्ट होगा। और इसका भी दो पार्ट है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वी आर डिस्कवर्ड बाई एंटोनो वेन लियोनहोक। तो बोला गया कि सिंगल सेल्ड लाइफ जो डिस्कवर किया गया था इनके द्वारा, ये कब किया गया था? आंसर कर लिया आपने, तो ये हो जाएगा 1674। ठीक है, 1674। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिंगल सेल को किसने डिस्कवर किया? तो ये हो जाएगा एंटोनो वेन लियो। कब डिस्कवर किया था? तो 1674। हम लोग जानते हैं कि सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो कैसा सेल था, है ना, सिंगल सेल नहीं था वो। वो मल्टी सेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें अगर सिंगल सेल की, तो ये हो जाएगा एंटोनो वेन लियो। और इन्होंने कब डिस्कवर किया था? जब एक एग्जामिन कर रहे थे माइक्रोस्कोप के द्वारा, किसको? पोंड वाटर को। ठीक है, नदी का या तालाब का जो वाटर है उसको एग्जामिन कर रहे थे, तभी इनको सिंगल सेल्ड मिला था। इस प्रोड्यूसेस गैस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो बोला गया है कि इस जो है रिस्पिरेशन के टाइम किस तरह का गैस प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जब रिस्पायर करता है तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। मेन मेन जो काम है वो है एनर्जी देना, और बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। आगे सुनिए, विच सोडियम कंपाउंड इज मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू वेरियस
एटम्स सच एज सॉसेज, सलाड्स, ड्रेसिंग्स एंड बेवरेज फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शन। तो बोला गया है कि सोडियम का कोई कंपाउंड है जो कि यूज़ किया जाता है सलाड्स में, सॉसेज में, ताकि वो प्रिजर्व होकर के रहे। ठीक है, यानी कि बहुत दिनों तक अगर रखना है किसी चीज़ को तो हम लोग सोडियम का कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं? तो आंसर दिया होगा आपने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है। और क्या है सोडियम का, और एक अगर कंपाउंड पूछता तो वो क्या हो जाता? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम बेंजोएट दोनों जो है ये आपका प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है अगर सोडियम का कंपाउंड पूछे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। अब बोला गया है कि कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ रिमूव होता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर किया है मैंने। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, या बॉइलिंग होगा या स्टेरिलाइजेशन होगा। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ को हटाना रहता है हम लोग को। ठीक है, वो होता है सेडिमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को अगर हटाना होगा या तो बॉइलिंग होगा या स्टेरिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन। बॉइलिंग में क्या होता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया वायरस वो सब किल होते हैं। ठीक है, जैसे सुने होंगे कि कोरोना के टाइम पे हम लोग वाटर को बॉयल करके पीते थे, क्यों? ताकि वायरस ख़त्म हो जाए। तो जो बॉइलिंग है वो सिर्फ आपको बैक्टीरिया, वायरस, ये सब से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये सबको कंप्लीट इलिमिनेट कर देता है। लेकिन बात करें स्टेरिलाइजेशन की तो ये पोर्स को भी ख़त्म कर देता है, स्पोर्स को भी। ठीक है, तो इसलिए जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ वो जो ज़्यादा परफेक्ट होगा वो होगा स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ में बैक्टीरिया, वायरस ये सब नहीं आता है, इसके अलावा भी क्या आता है? स्पोर्स भी आते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। व्हाट हैपन व्हेन लाइट इंटर्स अनदर मीडियम। बोला गया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इट्स वेवलेंथ चेंजेस। बताइए क्या चेंज होगा? ठीक है, दोनों सही है या सिर्फ एक सही है या दूसरा वाला सही है या दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगा तो इसका वेवलेंथ चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देता था वेवलेंथ के अलावा, वेवलेंथ तो था ही, चेंज होता ही, वेलोसिटी भी चेंज होगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। तो आप याद कैसे रखिएगा? वी इजुकल टू, इसको म्यू लेमडा बोलते हैं। म्यू, वी क्या है? वेलोसिटी है, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। तो क्या क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लेमडा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्लियर? तो एक भी याद रखिए, वी इक्वल टू एन लेमडा में लेमडा भी चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, या फिर वेलोसिटी चेंज होने से लेमडा चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ कि फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी एंड ये चेंज होता है, वेलोसिटी एंड लेमडा चेंज होता है, यानी कि वेवलेंथ चेंज होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस एंड वेवलेंथ चेंजेस, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लीवर ऑफ मेमल्स। बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि मेमल्स के लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूफर सेल। क्यूफर सेल जो होता है ये हमारे माने मेमल्स के लीवर में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? क्रिटिकल रोल इज मेंटेनिंग लीवर प्रॉपर फंक्शन करे। उसके बाद दे फर्स्ट इनेट इम्यून सेल्स एंड प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसको क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। कौन सा सेल? क्यूफर सेल्स। ठीक है, मेमल्स के लीवर में पाया जाता है। विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीटमेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिफ्रैक्टोरी रिकेट्स एंड फेमिलियल हाइपोफोस्फेटमिया। ठीक है, ये सारे नाम से बोला गया है कि कौन सा विटामिन डी है जो कि आपका ये सब की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर? आपको अगर विटामिन डी का केमिकल नेम पता है, ठीक है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इर्गो कैल्सीफेरोल। एक्चुअली विटामिन डी से हम लोग को क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, तो वहीं से हम लोग याद रखेंगे कैल्शियम।
ठीक है। कैल्शियम से विटामिन डी का केमिकल नेम भी होता है कैल्सीफिरोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही था जिसमें कैल्सीफिरोल लिखा हुआ था, वो था ऑप्शन 3। तो यही आंसर होगा कि क्योंकि रेटिनोल विटामिन ए का नाम है, ठीक है, केमिकल नेम है। इस तरह से आप पहुंच सकते थे आसानी से कि कैल्शियम तो एक ही जगह, कैल्शियम तो एक ही जगह दिख रहा है, कैल्सीफिलोर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3rd नंबर, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसके बाद रिफ्रैक्टरी रेकेट्स क्या होता है, उसके बाद हाइपोफोस्फेटमिया क्या होता है। तो ये सारे बोन से ही रिलेटेड हैं, मतलब आपका बोन या तो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, प्रॉपर हार्मोन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ये बोन सॉफ्ट हो जाता है, वीकेनिंग ऑफ द बोन्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का बीमारी तो किसकी वजह से होगा, एर्गो कैल्सीफेरोल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अल्केन्स, अल्केन्स, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अल्काइंस, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्काइंस। अल्काइंस का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्यों ऐसा होता है, देखिए अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है देख लीजिए, तो याद कैसे रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स इज इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम था, अल्केन था, अल्काइन था, अल्काइंस था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर रह रहा था ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन, तो किसका ज़्यादा होता, ब्यूटेन का ज़्यादा होता, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद बोला है ब्रांचिंग डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, अगर फिर उसी में से ब्रांच निकल रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो बोलिए हीट जो ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो 3 तरह का मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, क्या है, कंडक्शन है, रेडिएशन और कन्वेक्शन है। कंडक्शन क्या होता है, सुनिएगा यहाँ पे, जब कोई सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे मान लेते हैं लोहा है, ये लोहा का स्टिक है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होकर के आपका हाथ तक पहुँचेगा, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कन्वेक्शन तो सॉलिड में कंडक्शन होता है, और बात करें लिक्विड या एयर में, ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड या एयर में आपका कन्वेक्शन होता है। जैसे हम लोग आग ताप रहे हैं तो हीट क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर उठता है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन, जैसे बात करें सूरज का रोशनी हम लोगों तक पहुंच रहा है, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, जैसे कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए था सॉलिड, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या फिर एयर चाहिए था लेकिन रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेडिएशन जैसे सूरज का रोशनी हम लोगों तक पहुंच रहा है, बीच में वैक्यूम भी है, ठीक है, फिर भी हम लोगों तक हीट पहुंच रहा है, तो वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू आता है, वेव के फॉर्म के थ्रू आता है, ठीक है। तो रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड में होता है, ठीक है, लिक्विड या फिर गैसेज में होता है, ठीक है। और कंडक्शन क्या होता है कि सॉलिड्स में होता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो सॉलिड में आपका हाथ जल जाएगा। उसके बाद रेडिएशन की बात करें तो रेज के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में आता है, ट्रांसफ़र होता है। मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको, ठीक है। जैसे कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल है कि पानी का बॉयल होना, ठीक है। तो पानी का बॉयल कैसे होता है, यहाँ का पार्टिकल्स अगर हीट हुआ, ठीक है, यहाँ का मॉलिक्यूल्स अगर हीट होगा तो ये ऊपर जाएगा, और बाकी जो ये वाला इसके साइड वाला जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ आ जाएंगे, तो फिर ये वाला गर्म होगा और ये साइकिल चलते रहता है, तो वो होता है कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन, बोला गया है लाइट का कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कि शैडो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। तो सुनिए, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता तो क्या होता कि लाइट कहीं से भी निकल रहा होता है, ठीक है। तो लाइट क्या करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। उसके बाद लाइट डज नॉट पास थ्रू ए ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे ये बॉल है, क्या बॉल अगर आपके आंखों के सामने आ जाए तो आप
इस पार उस पार देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो नहीं देख पाइएगा तो वहाँ क्या बनेगा, मान लेते रोशनी, यहाँ से मैंने लाइट जलाया तो क्या होगा, लाइट इधर से जाएगा इधर से जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो यहाँ नहीं से नहीं जा पाएगा तो क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो शेडो फॉर्मेशन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट तो चाहिए, ठीक है। अगर लाइट इस पार से उस पार हो जाता तो शेडो फॉर्मेशन होता ही नहीं। और लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, यहाँ का मान लेते हैं यहाँ से लाइट आता, ठीक है, और चाहे बॉल रहता तो बॉल को क्रॉस करके ऐसे करके ऊपर से नीचे आ जाता, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता तो। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह से ये इससे टकराता है और यहाँ पे शेडो बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर्स द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट। तो बोला गया है कि इनमें से किसका वेवलेंथ ज़्यादा है किसका कम है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। वेवलेंथ और आपका एक फ्रीक्वेंसी आता है या फिर एनर्जी, 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 3 क्वेश्चन, वेवलेंथ, एनर्जी और आपका वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको अगर एक आता है तो तीनों आएगा, एक नहीं आता है तो मतलब कन्फ्यूजिंग ये होता है कि वेवलेंथ का ये जो हम सीक्वेंस बोल रहे हैं ये वेवलेंथ का है या एनर्जी का है या फ्रीक्वेंसी का है, तो कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता कि वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या है और फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, ठीक है। ये था वेवलेंथ की बात, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है जस्ट। देखिए लार्जेस्ट वेवलेंथ में कौन है, माइक्रोवेव है, ठीक है। माइक्रोवेव से पहले क्या था, उसके बाद रेडियो वेव था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रेंज, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे। गामा रे का सबसे कम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जिसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका शॉर्ट वेवलेंथ उसका एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का सेम रिलेशन होता है, ठीक है। जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था V इक्वल टू एन लेमडा, वहीं से हम लोग बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिर्फ एक ही याद रखिए कि लार्जेस्ट वेवलेंथ आपका रेडियो वेव का होता है, माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट और एक्सरे और गामा रे। हमको अगर एनर्जी का पूछेगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे, या फ्रीक्वेंसी का भी पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी का कौन सा है और इसका वेवलेंथ का कौन सा है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। आर्टरीज हैव थिनर वॉल कंपेयर टू वेन्स। बोला गया कि आर्टरीज जो है वो उसका वॉल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। पुलमोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो बोला गया कि पुलमोनरी वेन्स जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कैरी करता है लंग्स टू हार्ट में। कौन सा सही होगा, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि आर्टरीज हमेशा, पहले आप आंसर कर लीजिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर सिर्फ ओनली 2 होगा, मतलब सिर्फ 2 ही सही है, पहला वाला गलत है। क्यों ऐसा, सुनिएगा। तो आर्टरीज जो है ना आर्टरीज हमेशा क्या करता है, आर्टरीज हमेशा, एक मिनट, सुनिएगा। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, सुनिएगा। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, और ये कहाँ से कहाँ लेके जाता है आपका, आर्टरीज हमेशा हार्ट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लेके जाता है, ठीक है। आर्टरीज हमेशा, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट से पंप किया हुआ ब्लड होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्स अगर थिक नहीं होगा तो ये क्या होगा, फट उठ सकता है। इसलिए क्या होता है, आर्टरीज पे जो ब्लड बहता है उसका वॉल्स क्या होता है, उसका वॉल्स मोटा होता है। तो जबकि ये वाला ऑप्शन क्या दिया है, थिनर, जबकि होना चाहिए था क्या, थिकर, ठीक है। तो यहाँ से समझिए आप इसको कि आर्टरीज में हमेशा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और कहाँ से जाता है, हार्ट से दूर जाता है, याद रखिएगा, हार्ट से दूर जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक और आता है पुलमोनरी आर्टरी। तो पुलमोनरी लग गया मतलब उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्टरी में हार्ट से दूर जाता है, तो ये भी देखिए हार्ट से दूर ही जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग वेन्स की, तो वेन्स में क्या होता है, जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ को जाएगा, ठीक है, ये आपका हार्ट के तरफ जाता है। ठीक है, वेन्स में हमेशा हार्ट के तरफ बढ़ता है। ठीक है, वेन्स से हमेशा हार्ट की तरफ बढ़ेगा। आर्टरी में हार्ट से दूर जाएगा और वेन्स में हार्ट की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पुलमोनरी वेन्स की बात करें तो पुलमोनरी वेन्स उल्टा काम करेगा। क्या करेगा, ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा और लेकिन हार्ट के तरफ ही लेके जाएगा, लेकिन उल्टा लेके जाएगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, आर्टरी में हार्ट से दूर जाता है ब्लड और वेन्स में हार्ट की तरफ आता है ब्लड। ठीक है, अब अगर पुलमोनरी आर्टरी लग गया तो क्या होगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, और अगर पुलमोनरी वेन लग गया तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्लियर, आगे सुनिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आर्टरीज कैसे काम करता है, क्या करता है ना। और आर्टरीज का वॉल जो होना चाहिए वो थिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जो हाई प्रेशर रिलीज फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाए ब्लड, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अगर आर्टरीज का वॉल्स जो होता है वो थिक नहीं होगा तो वो फट सकता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, तो बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इन सेल्सियस में कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को अगर फ़ारेनहाइट में पूछता कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे सुनिएगा। द प्लांट्स टॉलरेट टू डेजर्ट कंडीशन आर कोल्ड, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो ऐसा प्लांट जो कि डेजर्ट कंडीशन में हो सकते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, क्या होगा, अब कर चुके हैं एक बार, इसका आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो रेगिस्तान में हो सकता है, इसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, बाकी सब भी ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट, बोला गया कि इनमें से कौन सा है हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, इथेन है। इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो ज़्यादा पोल्यूटेंट है। क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन ऐसा सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है पोल्यूटेंट के फॉर्म में। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट। ठीक है, बोला गया है वेयर कैन क्यूरक्यूमिन ए कंपाउंड दैट शोज ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बी एक्सट्रैक्टेड, बोला गया है क्यूरक्यूमिन जो है एक तरह का कंपाउंड है जो कि बायोलॉजिकल वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो शो करता है वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्यूरक्यूमिन, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो नहीं सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम टर्मरिक प्लांट। ठीक है, फ्रॉम टर्मरिक प्लांट। अगला क्वेश्चन है, when fats and oil are oxidized their smell and taste changes, the phenomena is termed as ductility, erosion, rancidity, corrosion। तो बोला गया है कि जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है तो उसका स्मेल और टेस्ट जो होता है चेंज हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है, तो क्या होगा आंसर इसका, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ बहुत दिनों तक रह जाता है तो वो क्या होता है, वो ऑयल्स और फैट्स वगैरह वो उसका स्मेल बहुत बदल जाता है और क्या होता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी होता है, क्योंकि वो जो फैट्स है, ऑयल है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व विथ मोशन ऑफ द हैंड्स वाइल रनिंग, तो बोला गया है कि किस तरह का मोशन होता है आपके हैंड्स में जब आप रन कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि आप दौड़ रहे हैं और आपका हाथ भी तो मूव कर रहा होता है, तो वो हाथ जो है वो किस तरह का मोशन कर रहा होता है, यूनिफॉर्म, सर्कुलर, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन।
ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन इसलिए क्योंकि आपका हाथ देखिए आगे, पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है पीछे जाता है, यानी कि कुछ आपका हाथ जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे पीछे रिपीट हो रहा है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप तो जब दौड़ रहे होते हैं तो आपका हाथ क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन में होता है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। ठीक है, होप सो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।